हाँ, करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे। मोडस ऑपरेंडी हमारा वैसा ही रहेगा जैसा हमने प्रीवियसली किया था, ठीक है। और फरवरी 2025 के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितने आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरे के पूरे फरवरी वाले पार्ट में हम लोग ये आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले, 8 आर्टिकल्स हैं सर, और हम वही जैसे हम करते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है आर्टिकल 200 वाला, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 200 के बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा, नहीं तो अभी हो जाएगा। इट इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर की पावर से जुड़ा हुआ मामला है। तमिलनाडु के जो गवर्नर है, ठीक है, उनसे एसोसिएटेड एक मामला है कि अगर किसी भी स्टेट की स्टेट असेंबली अगर किसी कानून को पास करती है, मतलब किसी बिल को पास करती है, उसके बाद वो गवर्नर के पास जाता है साइन होने के लिए, तभी वो एक्ट बनेगा सर। और गवर्नर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि वो किस तरीके से उस पर एक्ट कर सकता है। तो उससे एसोसिएटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड वुड बी द स्टेट सीक्स 50% शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। ये वाला जो आर्टिकल है वो डील करेगा कि जो हमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स जाता है उस टैक्स का एक सर्टेन परसेंटेज जो है उनको स्टेट्स को डिवॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अभी जो करंटली वो डिवोल्यूशन का परसेंटेज है वो 41 है, ठीक है। और अब अभी आने वाले जो फाइनेंस कमीशन बना है, 16 फाइनेंस कमीशन, उसमें चेंज भी होने वाला है। तो हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या टेक्निकलिटीज है, फिस्कल फेडरलिज्म को ये कैसे इम्पैक्ट करता है। और अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स हैं, एग्जाम्पल के लिए उड़ीसा है, उसके अलावा तमिलनाडु है, कुछ स्टेट्स ने डिमांड की है कि हमको ग्रेटर शेयर मिलना चाहिए सेंट्रल टैक्सेस में। मतलब ये 41% है, इसको इंक्रीज करके कितना करना चाहिए, 50%। तो उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, और क्या उनकी पॉसिबिलिटी है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे उसका क्या इंपैक्ट है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस। गेटिंग इट सर? दिस वुड बी आवर सेकंड आर्टिकल। द थर्ड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द डिलिमिटेशन इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन। डिलिमिटेशन अभी रिसेंट टाइम में काफी प्रोमिनेंस में चल रहा है। डिलिमिटेशन आप जानते हैं सर, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी जो बाउंड्री सेट करना होता है, नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ना घटना होता है, दैट इज योर डिलिमिटेशन। तो उसकी टेक्निकलिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। द फोर्थ वुड बी द आर्टिकल 371, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमको पता है आर्टिकल 371 के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कुछ उन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईदर द कल्चरल कंसिडरेशन और डेमोग्राफिक कंसिडरेशंस। तो हम आर्टिकल 371 रिसेंटली क्यों न्यूज में है उस पर बात करेंगे, और क्या स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स उन स्पेशल स्टेट्स को प्रोवाइड किए गए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी अवर आर्टिकल 4। देन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 1014, द वेकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट। ये जो स्पेसिफिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जुड़ा हुआ है कि अगर कभी कोई पार्लियामेंट का सीट वेकेंट होता है किसी, और इसके अंदर हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके अंदर अगर कोई सिटिंग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कन्विक्टेड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस सीट के साथ क्या होता है और क्या उसकी प्रक्रिया है, विल डिस्कस इन दिस 1014 पार्ट, ओके। Then we will discuss about the autonomous district councils, the constitutional framework, ठीक है। हमको पता है कि जो आपका शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन चारों स्टेट्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है, कितनी है, और रिसेंटली न्यूज में क्यों है सर, क्योंकि अभी इनमें इलेक्शन हुए सर असम में, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, और उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं और क्यों है वहां पे, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग टाइप के एडवोकेट हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस दर्ज करना या उससे एसोसिएटेड जो भी मामले हैं उसमें सारे के सारे एडवोकेट्स अलाउ नहीं होते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसा कोई एडवोकेट जो कि रिसेंटली किसी स्टेट की काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है वो डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दर्ज नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं। तो वहीं पे निकल के आता है एक पर्टिकुलर रोस्टर, दैट इज एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या ऑब्जर्वेशन दिया है एडवोकेट ऑन
रिकॉर्ड्स में। और इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी बॉडीज हैं जो इंडिया में लीगल एजुकेशन तय करती है कि अगर लॉ का जो कोर्स हो रहा है इंडिया के अंदर, LLB LLM, इनके कोर्सेज क्या होंगे, इनका करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा सर। और इसके अलावा लीगल एजुकेशन जो है इंडिया की, उस पर कौन डिसीजन लेता है। इसके अलावा जो काउंसिल्स होती हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, ये जो बॉडीज हैं, इन बॉडीज में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि बार काउंसिल क्या होती है, बार एसोसिएशन क्या होती है, स्टेट के अंदर कौन सी काउंसिल होती है। किसी भी, जैसे आप रायपुर में देखेंगे तो रायपुर बार एसोसिएशन आपको मिल जाएगा। ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का क्या एग्जैक्ट चक्कर है सर, इसके अंदर ये स्टेटरी बॉडीज हैं या फिर ये वॉलेंटरी बॉडीज हैं, इसके बीच में टेक्निकल डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, विच इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट इस साल, क्योंकि इस पर बात काफी हो रही है। ठीक है, द लास्ट आर्टिकल विल डिस्कस इन दिस February 2025 is the Immigration and the Foreigners Bill 2025. Okay, this is the bill which we are going to discuss. Okay, although ये I think एक्ट बन चुका है। ठीक है, ये 2025 फरवरी में प्रपोज हुआ था। ठीक है, बट आई थिंक ये एक्ट बन चुका है, बजट सेशन में आया था बट दोनों हाउस ने पास कर दिया है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। तो विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, बिकॉज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल अभी रिलेवेंट क्यों है सर, बिकॉज कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, या इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पोरस बॉर्डर है उस पर काफी इन्फिल्ट्रेशन है, और इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है कि इतने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो इंडिया में है सर। ठीक है, तो लीगल जो आपके माइग्रेंट्स हैं और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके साथ डील करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एक्ट्स हैं और कौन सी एजेंसीज हैं जो ये चेक करती है कि कौन सा पर्सन लीगल माइग्रेंट है और कौन सा इलीगल माइग्रेंट है। ये बिल इस एक कंटेक्स्ट में और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो SIR कंडक्ट कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्टोरल रोल का कंडक्ट कर रहा है, और वो मोस्टली उन स्टेट्स में हो रहा है जिन स्टेट्स में अब अपकमिंग टाइम में इलेक्शंस होने वाले हैं, और थ्रू आउट इंडिया SIR की एक्टिविटी होने वाली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंश्योर किया है सर। ठीक है, तो ये और रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन इलीगल इमिग्रेंट्स में से कई इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी फॉल्स तरीके से इलेक्टोरल रोल के अंदर आ गए हैं सर। ठीक है, तो इस SIR की एक्टिविटी में उन सारे लोगों को इससे क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। और इसके साथ अगर एक ऐसा एक्ट आता है जो कि इफेक्टिवली ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन लीगल है और कौन इलीगल है, तो गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं डिपोर्टेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली हेल्प गवर्नमेंट टू मेक बेटर पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन बोथ. Okay, so these are the 8 parts, and let me tell you, all the 8 articles are literally very important from the prelims point of view. Okay, we'll discuss all of them one by one. Whenever you feel any doubt, you can ask. Okay, should we start? Okay, so this is the first article. Okay, Article 200 of the Indian Constitution, and let me tell you the background behind it, why this particular article is in news. Whenever a state assembly or the state legislature passes any bill, after that bill goes to the governor. Now governor have 4 choices. Okay, governor have usually 4 choices. The first is governor will give the assent to the bill. Once the governor will give the assent, that bill becomes act and the things sorted. Okay, the bill becomes act, first thing. The second possible thing is the governor can withhold the assent. Withholding the assent means it is kind of saying no. It is kind of saying no, but it's like not taking any decision. It's like not taking. It's kind of constitutional veto. It's kind of constitutional veto. Like governor is not taking any decision. It is kind of withholding the assent. This is the second possibility. In this second scenario, bill will indefinitely remain with the governor. Now that's a trouble. Okay. The third part is that governor can resend the bill to the legislature to reconsider it. Okay, sending the bill back to the legislature that reconsider it. Now there we know all in our static part we have learnt about it, that once the assembly again pass it and it will go to the governor, then governor will have to sign it. Okay, so in that case scenario, it's just a single time the governor can send back the bill to the legislature. एक बार वो वापस भेज सकता है, बट अगर वापस उसके पास आ गया सेकंड बार तो उसको साइन करना क्या है, कंपलसरी. ये हम लोग जानते हैं सर. चौथा जो पॉसिबिलिटी है गवर्नर के पास वो ये है कि गवर्नर उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रख सकता है. नाउ दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी विच इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नर के पास ये अधिकार है
तो उस बिल को रख सकता है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए कि भाई ये बिल आपने पास किया है, पर ये बिल जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल नेशनल इंपॉर्टेंस का है, या फिर इस बिल से जो कानून बनेगा उसका इंपैक्ट इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से मुझे इसकी सलाह लेनी चाहिए, या राष्ट्रपति इसको कंसिडर करे तो ज्यादा बेटर है। राष्ट्रपति का कंसिडरेशन एक्चुअली सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही कंसिडरेशन है, बिकॉज अंडर आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. So ultimately bill will go to the center, and de facto COM will act and de jure the president will act. You getting it? Okay, मतलब वास्तविकता में इस पर डिसीजन कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल का जाएगा, बट प्रेसिडेंट के नाम से ही जाता है, तो प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. तो 4 पॉसिबिलिटी है, या तो वो साइन कर देगा, या विदहोल्ड कर देगा, तीसरा है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, और रिकंसिडरेशन के लिए अगर भेजता है तो वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन से ही आता है. अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन से आ रहा है तो वो वापस उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता. क्यों नहीं भेज सकता? बिकॉज अगर उसको रोकना है उसको, या उसके कंटेंट में कोई भी बदलाव करना है, तो प्राइमरी स्टेज पे ही कर दीजिए सर. पूरे लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के बाद उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना इज नॉट अ थिंग, कैन नॉट बी द थिंग, टेक्निकली सूट नहीं कर रहा. समझ में आ रहा है? तो 4 पॉसिबिलिटी है, और 4 में से पहली साइन कर देगा, दूसरा विदहोल्ड कर देगा, थर्ड वो वापस भेज देगा अगर वो मनी बिल नहीं है, और फोर्थ है वो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रख लेगा. सर इन 4 के अलावा कोई संभावनाएं और नहीं है सर. ठीक है, देखिए विदहोल्ड जो एसेंट होता है, एक्चुअली विदहोल्डिंग एसेंट एक्चुअली है कि वो मना कर देगा. इट इज द काइंड ऑफ डेथ ऑफ द बिल. withholding assent जो है इट्स काइंड ऑफ डेथ ऑफ द बिल, which is constitutionally not possible, because ultimately governor also need to act on the aid and advice of the state council of minister, okay, unless written otherwise in the constitution itself that in some particular cases the governor can act in his or her own discretion. अगर संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सारी परिस्थितियों में गवर्नर जो है अपने विवेक से काम कर सकता है, डिस्क्रिशन से काम कर सकता है, तो वो डिस्क्रिशन से कर सकता है. रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है उसको. समझ गए सर? तो ये राष्ट्रपति के साथ जो कंडीशन है वो कंडीशन गवर्नर के साथ भी है सर. डन. पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर एज कंपेयर टू गवर्नर कम है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे सर. कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, संवैधानिक जो विवेक का अधिकार शक्तियां हैं, विवेक का अधिकार की शक्तियां, वो गवर्नर के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू गवर्नर. फॉर एग्जांपल, कंसीडरिंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. कौन से बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखना है, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. मतलब संविधान ने बताया है कि ये उसका क्या है सर, विवेकाधीन रूप से वो कर सकता है. समझ आ रहा है? तो ये कुछ डिस्क्रिशन है जो कि एक्सप्लिसिटली रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए. बट प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन जो है वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन. ध्यान रखिएगा इस चीज को. प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन जो है वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, और गवर्नर की डिस्क्रिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, क्योंकि संविधान में गवर्नर की डिस्क्रिशन के बारे में बताया है, बट संविधान के अंदर राष्ट्रपति की डिस्क्रिशन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है सर. तो राष्ट्रपति की जो डिस्क्रिशन है, जो विवेकाधीन शक्तियां वो इस्तेमाल करता है, वो कहीं ना कहीं सिचुएशनल डिस्क्रिशन है. फॉर एग्जांपल, अगर हंग असेंबली हो गई, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ और कोई भी पार्टी जो है या कोई भी गठबंधन जो है वो 272 के गोल्डन मार्क को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी पार्टी को या किस पर्टिकुलर लीडर को बुलाना है सरकार बनाने के लिए, इसका निर्णय कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और ये उसका डिस्क्रिशन है सर. ये क्या है? डिस्क्रिशन. बात समझ आ रही है? पर ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है. दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. समझ आ रहा है? तो गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन डिस्क्रिशन है, और प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन है वो कहीं ना कहीं क्या है सर? दैट डिस्क्रिशन इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्क्रिशंस. सो ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन. ठीक है, तो चल गया. अब मेरी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा लगेगी. ठीक है, गर्मी लग रही है क्या?
सांस नहीं आ रही? ओके, तो मतलब सफोकेशन हो रहा है, तो उसको एसी को थोड़ा बढ़वा दीजिए। सांस नहीं आ रही, ये थोड़ा थोड़ा शायराना वाला होगी बात ये, ठीक है ना? क्यों श्रुति जी, शायराना वाली होगी ना बात ये। इसी बात पे एक शेर सुना दो, ये क्लास थोड़ी है तो क्लब है ना? शेर सुना दो। है ना, मुझे भी सांस नहीं आ रही थी कुछ दिन। ठीक है, आया समझ में? तो अभी ठीक है? हाँ, होता है वो सफोकेशन हो जाता है। अभी क्या गर्मी चेंज हो रहा है ना मौसम, तो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, स्पष्ट बात है। हाँ, यहां तक आया चमका, तो ये वाली बात थी। अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में आ रहा है? अभी की बात नहीं है, हमेशा से न्यूज में है सर। तमिलनाडु में एक गवर्नर है सर, ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर है। तमिलनाडु के जो गवर्नर है और तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके की सरकार है, ठीक है, डीएमके की सरकार ने, वहां की असेंबली ने, सरकार की बात नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां की, उन्होंने कई सारे बिल्स पास किए सर। बिल पास होने के बाद वो बिल गए किनके पास? गवर्नर के पास। और गवर्नर ने काफी लंबे समय तक उनके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लिया। बात समझ आ रही? एक्चुअली कोई डिसीजन नहीं लेना इन चारों ही कैटेगरी में नहीं आता, ध्यान रखना इस चीज को। कोई डिसीजन नहीं लेना इन चारों कैटेगरी, विद होल्डिंग का मतलब होता है कि यू आर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब कि दैट इज ओके, बट विद होल्डिंग का ही एक्सटेंशन है कि आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। आप अगर कोई डिसीजन नहीं लेते लंबे समय तक, बात समझ आ रही? तो तमिलनाडु के गवर्नर ने कई सारे बिल्स थे जो कि तमिलनाडु असेंबली ने पास कर दिए, पर उन्होंने उन पर कोई डिसीजन नहीं लिया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, बिकॉज गवर्नर जो है वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या संविधान के अंदर कोई टाइमलाइन लिखी हुई है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में गवर्नर को बिल को साइन करना है या ऐसा करना है? तो यहाँ पे दो बातें। पहली बात तो यह है कि न गवर्नर के लिए और न ही राष्ट्रपति के लिए किसी तरीके की कोई टाइमलाइन डिसाइडेड है कि वो कब कितने समय के अंदर उस पर क्या करे, डिसीजन ले सर। पहली बात तो यह है सर कि संवैधानिक रूप से कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और दूसरा ऐसा कोई कानून भी नहीं बना हुआ, मतलब लीगली भी कोई कानून नहीं है जो बताता हो कि राष्ट्रपति या गवर्नर को इतने समय में साइन करना है सर। तो दोनों जगह लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल तो नहीं है सर। बट जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी पे आते हो, ठीक है, जब आप इस बात को समझने की कोशिश करते हो कि कई सारी चीजें जो कि संविधान में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई है, बट अगर आप डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल को देखें तो ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे दो हितों का टकराव हो रहा है। क्या हो रहा है? पहला पर्सन कौन है? गवर्नर। गवर्नर एक नॉमिनेटेड बॉडी है, बिकॉज इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्टेड पर्सन नहीं है, इलेक्टेड नहीं है ना सर, ये नॉमिनेटेड है। दूसरा इधर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विच इज इलेक्टेड बॉडी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नो डाउट मोर क्रेडेंशियल्स और मोर इंपॉर्टेंस नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, असेंबली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। गवर्नर ने बिल को रोक रखा है लंबे समय से, कुछ कारण होना चाहिए। असर्शंस ये निकल के आ रहे हैं कई जगह पे कि गवर्नर का ऑफिस जो है उसका जो मेन पर्पस था जब संविधान बना था वो ये था कि ये एक इफेक्टिव लिंक रहेगा स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है, कि कभी भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाए या इस दिशा में नहीं जाए कि वो जो पूरे देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं सर। तो एक बहुत इफेक्टिव लिंक बनाना था फेडरलिज्म के अंदर कि कोऑपरेटिवली स्टेट और सेंटर दोनों साथ मिलकर काम करें, वो गवर्नर का लिंक था। इनिशियल फेज में गवर्नर का ऑफिस पॉलिटिसाइज नहीं था सर, बट रिसेंट टाइम में ये देखने को मिला है कि गवर्नर के ऑफिस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। कई बार ये एलिगेशन लगाया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू स्टेट्स जिनके अंदर सेंट्रल में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर के थ्रू कई सारे लेजिस्लेशंस को क्या करती है सर, हॉल्ट पे रख देती है ताकि इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए। आपको बात समझ में आ रही है ना? और ये कब होता है? जब सेंट्रल में जो पार्टी है और स्टेट में पार्टी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मोस्टली ये वेस्ट बंगाल के केस में आपको देखने को मिलेगा, आपको तमिलनाडु के केस में
गवर्नर का कभी भी राज्य की सरकार के साथ टंटा आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा जहां केंद्र में जो सरकार है उसी पार्टी की सरकार उस राज्य में भी है, वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। दिल्ली में जब एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में कंटिन्यूस रकस देखने को मिलता था सर, हमेशा किसी ना किसी चीज पे इशू चलता था। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में भी गवर्नर और सरकार के बीच में टनाटनी रहती है सर, अभी तमिलनाडु में चल रही है सर, ठीक है, केरला में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जहां पे अन्य दलों की सरकार होती है वहां ये समस्या देखने को मिलती है सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हो गया है ये ऑफिस, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों पे बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल दोनों से आते हैं, ठीक है। ये होगी बात। तो जो यहाँ के ये केस अल्टीमेटली जो है ये चला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भैया इतना अनड्यू डिले किया जा रहा है, एक एक डेढ़ साल तक गवर्नर डिसीजन नहीं ले रहा है बिल्स पे। तो इससे तो फिर वो जो चुनी हुई सरकार है वो तो, या फिर जो लेजिस्लेचर है चुना हुआ, वो तो कभी कानून ही नहीं बना पाएगा। इफेक्टिव कानून को तो गवर्नर हमेशा क्या कर देगा, रोक देगा सर। तो कुछ ना कुछ तो इस पे बात होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल यही था कि क्या अनलिमिटेड टाइम तक गवर्नर किसी बिल पर बैठा रह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अफर्मेटिव आंसर था, इट्स नो, नहीं बैठ सकते। भले ही आपके ऊपर कोई संवैधानिक या लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट स्टिल डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप लंबे समय तक किसी बिल के ऊपर अननेसेसरीली नहीं बैठे रह सकते। उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं गवर्नर के ऑफिस की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इसका तो फिर डेमोक्रेसी कहां से रहेगा अगर कोई ऑफिस ऐसा है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो है ना। तो यहाँ पे दो बातें एक दूसरे के साथ टकरा रही थी। एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है गवर्नर, पहला, और दूसरा है कि आपका जो इलेक्टेड बॉडी है उस इलेक्टेड बॉडी को कैसे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस देनी, उसकी सॉवरेनिटी को भी देखना है सर, और इस लिंक को भी देखना है, बिकॉज ये पूरे के पूरे सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक का काम कर रहा है। तो ये ऑफिस पॉलिटिसाइज भी ना हो और इसकी सॉवरेनिटी भी क्या नहीं हो सर, कॉम्प्रोमाइज ना हो, दोनों के बीच में क्या रहे, बैलेंस रहे, तभी बेटर निकल के आएगा कोऑपरेटिव फेडरल। आई होप इशू इज क्लियर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना प्रोनाउंसिएशन दिया, उसके ऊपर भी कई सारे लोगों ने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कितने समय में गवर्नर लेता है अपना निर्णय, ये बताने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है सर, बिकॉज ये अल्टीमेटली लेजिस्लेचर का मैटर है, और सेपरेशन ऑफ पावर के अंडर लेजिस्लेटिव मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट को बोलने का अधिकार नहीं है सर, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफी क्लैरिटी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर एक्चुअली नॉट सेइंग कि इन दिस मच ड्यूरेशन यू हैव टू डू इट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजेस्ट किया कि अगर कोई जनरल मैटर है तो 30 डेज ले लो, कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेशन कोई आया है तो 60 डेज ले लो, बट ले तो लो और अल्टीमेटली डिसाइड करो। लंबे समय तक रोक के रखना इज नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। और आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज द इशू विच वी आर गोइंग टू डील विद। पढ़े इसको, समझ आ गया। चल ओके, तमिलनाडु गवर्नर्स कंट्रोवर्सी। Article 200 sits at the intersection of democratic will and the constitutional oversight. Now, this is very important to understand. Democratic will. What is democratic will? The legislature. Legislature is democratically elected. So, whatever they are deciding with the proper procedure is ultimately the democratic will. Democratic will. Now, it is coming in contradiction with the constitutional oversight which is done by the governor. What governor is doing actually? Governor is taking care of the things that legislature should not cross its limits. Legislature should not make something. Legislature should not make any law which is coming in the conflict with the constitution. Although there are other remedies, there is judicial review and all other things are there. But here at the primary point, governor will take care that state assembly should not make any law which is coming in the confrontation with the constitution. Are you getting it? This is what governor do. Governor also take care that central government's law should not come in confrontation with the state government law. Okay, these are the things the governor will take care of. So this is comes under the category of the constitutional oversight. So governor's office is ultimately the constitutional oversight, and the democratic will is the decision taken by the legislature. So this Article 200 is actually sitting at the intersection of the democratic will and the constitutional oversight. So these these kind of terminologies you are supposed to use in your mains answer writing. Okay. Should we go ahead? Okay. So these are the two things. Now comes
Article 200 provides 4 constitutional options. 4 options are there. Okay. The first option is the give assent. Second option is the withholding assent. The third is return the bill if that is not money bill. And the fourth is reserve the bill for the consideration of the president. Okay. Withholding assent, we know that it's a kind of formal constitutional veto. We said formal constitutional veto is withholding it. Okay. Crucially, if the governor return a bill and the legislature passes it again with or without amendment, the governor shall not withhold the assent. Thereafter, मतलब बाद में नहीं रोक सकता ना, आपको पता ना, एक बार अगर उसने रिटर्न भेज दिया और कंसीडर होके वापस आ गया है तो सेकंड बार में तो उसको साइन करना क्या है, कंपलसरी है सर, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो लिमिटेड सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? सस्पेंसिव का मतलब होता है डिले करना, निलंबन करना। निलंबन का क्या मतलब है? रोक के रखना थोड़े समय तक। तो थोड़े समय तक रोक के रखने का मतलब है अगर उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, वापस आएगा तब तक के समय तक तो उसने रोक दिया ना, पर सेकंड बार में उसको करना कंपलसरी है। तो सस्पेंसिव वीटो जो है वो है उसके पास, बट कैसी है? लिमिटेड। सिमिलरली प्रेसिडेंट के साथ भी है, प्रेसिडेंट के पास भी लिमिटेड सस्पेंसिव वीटो ही है, लिमिटेड है, क्योंकि वो भी अगर एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और अगर वहां पार्लियामेंट ने वापस भेज दिया उसके पास पास करके, तो सेकंड बार में उसको भी करना क्या है? कंपलसरी है। समझ आ रहा है? हाँ, यस। किसमें? अगर गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट, हाँ, फिर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है और उस पे तो गए ही नहीं हम, आप आगे चले गए, बहुत आगे चले गए, आप प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन पे चले गए। मैं बता रहा हूं, हम जिस पे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे गवर्नर के पास एक बार ही ये होता है कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, सेकंड टाइम आया तो वापस भेजना कंपलसरी है, मतलब साइन करना कंपलसरी है, डन। वैसे ही प्रेसिडेंट के साथ भी होता है कि केंद्र में अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा है, प्रेसिडेंट उसको एक बार वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। वापस अगर पार्लियामेंट ने उसको पास करके भेज दिया है तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना कंपलसरी है। इसका मतलब ये जो सस्पेंसिव वीटो है, सस्पेंड करने वाली वीटो, कि निलंबन कर दो बिल को पास होने में, ये सिर्फ दोनों के पास बराबर ही है कि वो एक ही बार वापस भेज सकते हैं, सेकंड टाइम वापस नहीं भेज सकते। सस्पेंसिव वीटो दोनों की लिमिटेड है, गवर्नर की भी और प्रेसिडेंट की भी। समझ गए? आप बात कर रहे हो कि स्टेट वाले बिल को अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रोका है, उसने उसको वापस भेजा रिकंसिडर, वो अलग चीज है, दैट्स, वो तो आप एक स्टेप आगे चले गए, ठीक है, चले। हाँ, ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल, वो ही तो बता रहे हैं, withholding assent, it is formal constitutional veto कि if you are not taking any decision। एक्चुअली withholding assent होता क्या है? withholding assent का मतलब होता है टर्मिनेशन, बट टर्मिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट पॉसिबल। आप गवर्नर टर्मिनेट नहीं कर पाएगा बिल को, बिकॉज यू शुड ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ CON, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो बिल जाते हैं वो गवर्नमेंट बिल कहलाते हैं। गवर्नमेंट बिल अगर असेंबली पास कर रही है, थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट बिल अगर असेंबली पास, जैसे मुख्यमंत्री जो है या उसका वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री बिल लेके आया सर, आया, या कोई पर्यावरण मंत्री बिल लेके आया, बिल लेके आया, बिल पास हो गया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने उसको क्या कर दिया? पास कर दिया, गवर्नर के पास हो गया। गवर्नर ने बोला कि भैया मेरे को लग रहा है कि ये बिल मेरे को आगे पास नहीं करना है, ठीक है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? साइन उसको करना नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड, विदहोल्ड करके रखना है, रख सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिकंसिडरेशन के भेजा है, उसको पता है कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और सेकंड बार वापस आए तो साइन करना कंपल्सरी हो जाएगा, वो उस पर भी नहीं जाएगा। चौथा है प्रेसिडेंट के लिए रखना, तो इसके पास दूसरा और चौथा रिजॉर्ट बच जाएगा, या तो प्रेसिडेंट के लिए रख लो या फिर सेकंड वाले के। प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रखना जो होता है, माना कि वो डिस्क्रिशन है गवर्नर का, बट गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए नहीं रखेगा। बिल में रैशनल होना चाहिए ना कुछ, कि भाई राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए क्यों रखो, राष्ट्रपति भी डांटेगा क्या फालतू चीज कर रहे हैं। भाई बिल के अंदर रैशनल होना चाहिए ना, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इंटीग्रिटी से कनेक्ट हो रहा है देश की, या फिर कोई ऐसे इशू को टच कर रहा है जो कि यूनियन लिस्ट में आ रहा है ना, कुछ कन्फ्रंटेशन दिखना चाहिए। तो वो अगर ब्लेटेंट नहीं दिख रहा, इन अदर वे राउंड पे दिख रहा होगा तो दिखेगा तो वो कर देगा, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन बचा विद होल्डिंग एसेंट। विद होल्डिंग का एग्जैक्ट मतलब होता है टू टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या करना, कि भाई मना कर दिया ये नहीं होगा, पर वो मना नहीं कर सकता,
वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है प्रोसीजरली। वो मना तभी करेगा जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी कि मना कर दो। थिंक अबाउट इट। वो मना कब करेगा? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मना कर देगी कि टर्मिनेट कर दो इसको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वही बिल लेकर आई है, उसी ने पास कराया है, तो वो क्यों उस बिल को टर्मिनेट करवाएगी? नहीं करवाएगी सर। इसका मतलब इसकी संभावना तो बिल्कुल नगण्य है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले कि आप इसको क्या करो, टर्मिनेट कर दो। इसकी संभावनाएं कब बनती है पता है? इसकी संभावनाएं तब बनती है, एग्जाम्पल के लिए अभी विष्णुदेव साय की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, इनके एक मंत्री है सर, ठीक है, केदार कश्यप जी। केदार कश्यप जी एक बिल लेकर आए सर, आए, वो बिल क्या हो गया? पास हो गया। पास हो गया बिल पास हो गया, असेंबली से कहां चला गया? गवर्नर के पास चला गया गवर्नर के पास। गवर्नर के पास रखा हुआ है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गवर्नर छुट्टी पे या कहीं और कुछ काम कर रहे हैं, रखा हुआ है बिल गवर्नर ऑफिस में। इधर मीनवाइल क्या हुआ? सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सरकार के कुछ एमएलए ने रिजाइन कर दिया, सरकार की मेजोरिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। मेजोरिटी खत्म हुई, विष्णुदेव साय साहब ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके चले गए। वो रिजाइन करके चले गए और गठबंधन ऐसा बना कि सरकार जो है ऑपोजिशन ने बना ली सर, है ना। भूपेश बघेल फिर से क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। भूपेश बघेल ने अपनी गठबंधन से सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए, आए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी है? भूपेश बघेल की। अब भूपेश बघेल साहब कहेंगे कि ये गवर्नर साहब के पास क्या क्या रखा है देखो, बोले 4 बिल रखे पुरानी सरकार के। अच्छा 4 रखे हैं, उसको बोलेंगे गवर्नर साहब को इसको आप टर्मिनेट करो, वो विदहोल्ड करके उसको टर्मिनेट कर देंगे। समझ? ये यहीं पे एक संभावना है कि सीओएम उसको टर्मिनेट करे, अदरवाइज टर्मिनेशन की संभावना नहीं होती, कभी नहीं होती। ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि भाई जो प्रीवियस सरकार है उसने पास करवाया था बिल असेंबली में, है ना, और उसके बाद मीनवाइल गवर्नर के पास रखा हुआ है और सरकार क्या हो गई सर? गिर गई। नई सरकार आई, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को रिकमेंड किया कि प्रीवियस बिल को क्या कर दो? टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो इसकी संभावना सिर्फ इसी जगह बन सकती है, और या फिर कभी किसी ऐसी जगह बन सकती है कि सेम सरकार ने एक्ट क्या किया है सर? पास करवाया, मतलब बिल पास करवाया, बिल गया है, और सडनली ये हो रहा है कि उस बिल को लेकर लोगों के अंदर बहुत क्या है? गुस्सा है, क्रोध है सर, है ना। सरकार के खिलाफ बहुत रोष आ गया कि ये इस तरीके का बिल कैसे पास कर रहे हो, ब्ला है ना। 1-2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू क्या चल रहा है? रकस चल रहा है। तो सरकार फिर गवर्नर को बोलेगी यार इसको साइन इन मत करो इसको, ठीक है, असेंबली में पास हुआ यहाँ पे इसको क्या कर दो? रद्द कर दो। तो वहां गवर्नर लेवल पर रद्द करवा देंगे। इसकी भी संभावना कम है, ठीक है, क्योंकि सरकार झुकती नहीं है, ठीक है, सरकार नॉर्मली झुकती नहीं है, ठीक है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। सरकार के अंदर अपना एक ईगो होता है, ठीक है, भैया पुराना प्रोजेक्ट पुरानी सरकार का था ना, हमें यहाँ वो नहीं चाहिए, उसको हटाओ, चाहे पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हो, यहाँ हम क्या बनाएंगे? लाइब्रेरी। ठीक है। चलिए, अभी मैं ना गोल चौक के पास, गोल चौक में ना साइड में ना बैनर्स लगा देते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले, है ना। वहां बीच में एक बैनर लगा हुआ है, नो फ्लेक्स जोन। नो फ्लेक्स जोन लगा हुआ है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ आदेशानुसार नगर निगम रायपुर, नगर पालिका निगम रायपुर। उस नो फ्लेक्स जोन का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, उसके जस्ट बगल में नगर निगम का ही एड लगा हुआ है, महापौर के फोटो के साथ। हाँ, मैं कल उसका फोटो खींच के लाने वाला था, मैंने कहा मैं इसको पोस्ट करता हूं नगर निगम के उस पे फेसबुक पेज पे। मैंने कहा इफ हिपोक्रेसी हैव अ फेस, और सीरियसली मतलब ये वही वाली बात है, वहां लिखा होता है डू नॉट यूरिनेट हियर, वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है? इट हैपेंस इन इंडिया। आप जिस चीज के लिए मना करोगे भारत में वही चीज क्या होती है। पर जब आदेश आपने लगाया वहां पे नो फ्लेक्स जोन, तो फिर आप ही का आगे क्यों लगा हुआ है फ्लेक्स, है ना? नहीं लगा होना चाहिए ना। तो फिर कौन आपको मतलब वो करेगा कि लोगों के अंदर कहां से सिविक सेंस आएगा? जो जिसको आदेश को लागू करना है, जिसने बनाया, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उन्होंने बनाया, एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, तो फिर लोग भी लगाएंगे, है ना। हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत एडवर्टाइजमेंट है इंडिया। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहे थे ना आपने? हाँ, बाउंड डिस्क्रिप्शन ज्यादा होती है। हाँ, ज्यादा नहीं होता है, कम ज्यादा की बात ही नहीं करी। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर की डिस्क्रिप्शन एंश्राइंड है प्रॉपर्ली, प्रेसिडेंट की नहीं है। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन सिचुएशन से आती है, ठीक है। जो रेजिड्यूरी होती है ना, रेजिड्यूरी मतलब मेंशन नहीं है कहीं पे, तो मेंशन नहीं है तो रेजिड्यूरी पावर फिर सिचुएशनल प्रेसिडेंट के पास है। बट गवर्नर की
प्रॉपरली इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आपने पढ़ा होगा ना, आपकी पॉलिटी किसने पढ़ा, पॉलिटी? हाँ, योगेश सर ने, है ना, क्लासरूम कोर्स में है, पीपीटी में भी है ये प्रॉपरली। और ये इसमें कंपैरिजन है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का एक स्लाइड के अंदर, ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स? तुरंत, है ना, सवाल का आंसर गलत दिया, कौन पढ़ा है पॉलिटी? योगेश सर। हाँ, है ना, कुछ गलत होता है तो तुरंत चाकू निकाल के योगेश सर। तो कल को आईएएस बन जाओगे तो कौन? योगेश सर, है ना। कौन कौन करेगा ऐसा? इस बात पे पहले भी बात हो चुकी है ना, इस गलतफहमी में मत रहना, तुम होंगे आईएएस, समझ आ रहा है? समझ गए? हाँ। चलिए चले आगे। तो सेकंड बार पे वो नहीं रख सकता, ये हमको पता चल गया, ठीक है। ये देखो, ये आया ना, फंडामेंटल टेंशन इन द इंडियन फेडरलिज्म, यही आती है, सॉवरेनिटी ऑफ द इलेक्टेड, वही स्टेट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियनशिप द ऑफिस ऑफ गवर्नर। चलो, द तमिलनाडु गवर्नर कंट्रोवर्सी, RN रवि साहब जो है वो गवर्नर है सर, सब्जेक्ट टू इंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी बाय द सुप्रीम कोर्ट। केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। गवर्नर केप्ट सेवरल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर पेंडिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक उस पर डिसीजन नहीं हो रहा है। इन सम केसेस स्ट्रेचिंग टू मंथ्स एंड इवन ईयर्स विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द 4 एक्शंस प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल 200। मतलब इन चारों में से कुछ नहीं करना, मतलब विदहोल्ड करके रखना। और गवर्नर को आप कोचक थोड़ी सकते हो, समझ आ रहा है? घर के सबसे बड़े व्यक्ति को कोचकते नहीं है। प्रेसिडेंट को आप पूछ सकते हो कि अरे वो बिल देखो जरा, गवर्नर को बोल सकते हो अरे बिल, नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते क्योंकि न तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा गया है कि आप उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांग लो गवर्नर से कि भैया पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं मांग सकते आप, ठीक है। वो गवर्नर है ही सर, राज्यपाल है सर, राज्य को क्या कर रहा है? राज्यपाल, समझ रहे हो? शब्द थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक लगता है, राज्यपाल। हाँ, सबके नाम बदले ना आजकल, है ना, जनपद का नाम कर्तव्य पद हो रहा है ना, प्रधानमंत्री का नाम प्रधान सेवक क्यों नहीं हो रहा है? कर देना चाहिए, वो कर देंगे, मोदी जी लग रहा है ना, नाम तो बदले कम से कम, काम बाद में देखेंगे, नाम बदलो पहले, ठीक है। काफी नाम बदले, काफी मतलब नेम चेंजिंग बहुत हुई है ना। MG नरेगा जी राम जी हो गया, हाँ ठीक है। नरेगा अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, जी राम जी साउंड नाइस, ओके, काम बाद में, नाम अच्छा होना चाहिए, है? और क्या, चलो। तो पेंडिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक पेंडिंग है सर। ही नीदर ग्रांटेड एसेंट टू मेक देम लॉ नॉर रिटर्न देम फॉर रिकंसिडरेशन, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं सर, बैठे हैं, और ये उनका क्या है सर, काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो है, क्योंकि संविधान ने कोई इंस्क्राइब नहीं किया कि इतने टाइम में बताना है आपको। बिल सिंपली लैंग्वेज्ड इन व्हाट केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज अ कोल्ड स्टोरेज, इसको कहते हैं ठंडे बस्ते में चले जाना, कहते हैं ठंडे, मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अब लेजिस्लेचर ने पास किया है सर, वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल लेकर आई है, प्रॉपर प्रोसीजर से पास हुआ है, और गवर्नर की वजह से 1 साल से एक्ट नहीं बन रहा है। आपने केजरीवाल का वो मीम देखा है? तो कर ना, वो इसी पर आया था, पता है, वो मीम इसी पर है, क्योंकि वहां की विधानसभा ने पास कर दिया था, पर गवर्नर साहब उस पर, LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, साइन नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये थक गए, हम थक गए तो करो फिर, वो उसी पे आया था वो जो मीम है, क्योंकि वो कर नहीं रहे थे, ये तो कर ना, वही, समझ रहे हो? ये मीम से चीजें याद आ जाती है। कोल्ड स्टोरेज पैरालाइज द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव, तो गलत बात है ना यार, है ना। पता चला आप मुख्यमंत्री बन के आए हो और आपका 1 साल 1.5 साल में आपने जितने बिल पास किए, गवर्नर एक पे भी साइन नहीं कर रहा, है ना, तो फिर आप चलाओगे ऐसे सरकार, करोगे कैसे काम? समस्या है। तो क्या है फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने मित्रों? डज आर्टिकल 200 अलाउ अ गवर्नर टू सिट ऑन बिल्स इंडेफिनेटली? क्या 200 कह रहा है कि आप इंडेफिनेटली बैठ सकते हो? द क्वेश्चन स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, टचिंग ऑन द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। आया, वो अपॉइंटेड है और इलेक्टेड, तो इलेक्टेड और अपॉइंटेड के बीच में अब क्या हो रही है सर? तनातनी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट्स आंसर वाज अनइक्विवोकल एंड एम्फेटिक। इस क्वेश्चन का आंसर ना ब्रो,
कि भैया वो इंडेफिनेटली नहीं बैठ सकता उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बैठ सकता वो। द कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 200 डज नॉट परमिट द इनफाइनाइट डिले और indefinite postponement of the decision. The governor, the court emphasized, is the constitutional head, not a parallel legislative authority. What a very good and beautiful observation by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, ठीक है, वो एक पैरेलल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद से कर देगा काम। बात समझ आ रही? गवर्नर इज नॉट ए पैरेलल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है, वो उसी का अंग है सर, और वो एक कंटिन्यूटी के एलिमेंट के लिए है। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही कंटिन्यूटी के एलिमेंट दिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट वो कंटिन्यूटी का एलिमेंट है सर, वो डी ज्यूरे है सर। डी फैक्टो तो कौन है सर? आपकी सीओएम होती है, समझ रहे? तो बोल रहे कि पैरेलल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है सर विद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है सर, वो सिर्फ वो जो कंटिन्यूटी का एलिमेंट है और सेंट्रल स्टेट के बीच में जो लिंक है उसका काम कर रहा है। तो उसको उस वाले के बाहर जाके पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस पे किसी भी बिल को इनडेफिनेटली लंबे समय तक रोक के रखना गलत है सर, ठीक है। मतलब यहां कहीं ना कहीं ये आ रही है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आ जा रहे हैं गवर्नर के ऑफिस के अंदर। गेटिंग इट सर? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंडिकेटर क्या है? मल्टीपल बिल्स पेंडिंग फॉर ओवर 6 महीने ज्यादा बिल पेंडिंग पड़ा है। नो कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नर ऑफिस, है ना, कोई कुछ आ ही नहीं रहा आगे से। और लेजिस्लेटिव बिजनेस इफेक्टिवली स्टॉल्ड, काम नहीं कर पा रहे लेजिस्लेचर। डेमोक्रेटिक मैंडेट फ्रस्ट्रेटेड, डेमोक्रेटिक मैंडेट कौन है? असेंबली है सर, फ्रस्ट्रेटेड है सर। फेडरल टेंशन एस्केलेटिंग, सेंटर और स्टेट, अब वहां की जो सरकार है वो कह रही है कि केंद्र सरकार गवर्नर के थ्रू राज्य के मामलों में इंटरफेयर कर रही है, राज्य को क्या कर रही है सर? काम नहीं करने दे रही। तो हो तो यही रहा है एक तरीके से, राज्य के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं फेडरल टेंशन क्रिएट कर रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में। तो स्टेट का कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे के ऊपर जो फेथ है, इंस्टीट्यूशनल फेथ, वो कम हो जाएगा। उसका कम होना पूरी की पूरी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू कि गवर्नर का चीजों को स्टॉल करके रखना। समझ आ रहा है? अगर किसी स्टेट का फेथ खत्म हो जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि मिसयूज हो रहा है वो ऑफिस, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना सर नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। गेटिंग इट? चलो, की सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस, वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशंस आर देयर। नो इंडेफिनिट डिले परमिटेड, कैटेगोरिकली रिजेक्टेड। कैटेगोरिकली मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट रूप से, विदाउट एनी पेरिफेरल कंसिडरेशन, बोला नहीं भैया, कैटेगोरिकली रिजेक्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ 200 दैट वुड अलाउ गवर्नर टू कीप बिल पेंडिंग इंडेफिनिटली। द प्रोविजन कंटेम्पलेट्स टाइमली एक्शन। वो कह रहा है कि उसका प्रोविजन जो है 200 का, उसके इंटरप्रिटेशन में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो कह रहा है कि अगर कोई चीज नहीं भी लिखी हुई है उसके अंदर, तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी के बेस पे इंटरप्रेट करें आप। प्रोप्राइटी का क्या मतलब है? कि आप ये देखिए कि कई चीजें कन्वेंशन से आ रही है, कई चीजें उसकी स्पिरिट से आ रही है। स्पिरिट का मतलब, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्लियरली ये समझ आ रहा है कि टाइमली लेजिस्लेशन होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए रोकना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो वो कह रहा है मे बी ब्लेटेंटली नहीं लिखा हुआ, बट अगर आप प्रोप्राइटरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, थ्रू कन्वेंशन दिस शुड बी अंडरस्टूड, इट मस्ट हैपन। द थिंग्स विच आर इंस्टाइंड, द वैल्यूज विच आर इंस्टाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इटसेल्फ blatantly saying it need to be done in a particular time frame. It cannot be stalled indefinitely. ठीक है? Constitution does not specify exact time limits. The principal reasonable time is implicit in the scheme of Article 200. Constitution ने नहीं बताया, but reasonable time जो है वो implicit है उसके अंदर। Implicit मतलब exclusively written नहीं है, but समझ में आ रहा है ऐसा कि है। गवर्नर इज नॉट ए पैरेलल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने। इस इशू को ना मेंस के लिए तैयार करना आप, ठीक है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, कभी भी ये कभी भी आएगा, क्योंकि गवर्नर का ऑफिस बहुत डिस्प्यूटेड है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं ना, उनका शॉर्ट नोट होना चाहिए आपके पास, अच्छा, मेंस में बहुत काम आएगा। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल, सेंटिनल का क्या मतलब है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यू को क्या करेगा सर? अपहोल्ड करने वाला ऑफिस है सर। मीन टू इंश्योर दैट लॉज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नर को एग्जैक्टली क्या इंश्योर करना है? गवर्नर को ये इंश्योर करना है कि जो बिल स्टेट असेंबली पास कर रही है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर के साथ कंफर्म हो रही है या नहीं हो रही है, उसको वो हॉल्ट पे रखे, बट नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ठीक है, अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी उसके ऊपर। तो गवर्नर तो बन गए, और क्या बन जाओगे, राष्ट्रपति? क्या पता बन भी जाते हैं। कोई ऐसा है जो गवर्नर रहा हो, राष्ट्रपति भी रहा हो? द्रौपदी मुर्मू गवर्नर थी, कहाँ की? झारखंड उड़ीसा की। और कोई पहले रहा है? काफी लोग रहे हैं, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जो है वो भी रही है सर, है ना। चलिए, रीजनेबल टाइम रिक्वायरमेंट, गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन बिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम नहीं बताया कि इतने टाइम में कर देना, वो थोड़ा जुडिशियल ओवररीच हो जाता, टाइम बता देता इतने में करके दो, ठीक है, उसको ओवररीच बोलते हैं काफी लोग, ठीक है। पर ये ओवररीच में नहीं आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किस में आ रहा है सर? एक्टिविज्म में ही आ रहा है कि जुडिशरी बता रही है कि भाई रीजनेबल में कर दो। बट प्रोलॉन्ग साइलेंस इज नेवर रीजनेबल। नो पॉलिटिकल वीटो पावर, विदहोल्डिंग एसेट अंडर कैन नॉट बी वेपनाइज्ड एज ए पॉलिटिकल वीटो। पॉलिटिकल वीटो समझ गए ना, राजनीतिक रूप से आप मतलब समझ रहे हो कि केंद्र सरकार में अलग, केंद्र सरकार के अंदर अलग पॉलिटिकल पार्टी है, राज्य में अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप किसी ना किसी तरीके से उसको ट्रॉमेटाइज करने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इधर यू विल फॉल इन लाइन और आई विल ट्रॉमेटाइज यू, ओके। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट नहीं बनाना है गवर्नर को। एड एंड एडवाइस डॉक्ट्राइन वो 163, आर्टिकल 74 फॉर प्रेसिडेंट, 163 इज फॉर गवर्नर, ओके। एक्सेप्ट इन रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन विच इज इंश्राइंड डिस्क्रिशन, ठीक है। हमेशा उसको किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करना है? दो माइक उतार के बाहर जाने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, आया समझ में? चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी बिहाइंड आर्टिकल 200 क्या है? अच्छा बात है ये, मतलब मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्री में भी ऐसी चीजें आ सकती है, इसको पढ़ो। क्या है डिजाइन, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। आर्टिकल 200 के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी? डिजाइन प्रिंसिपल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और हम लोग फेडरल बन रहे थे, तो ये डर था सबके पास कि कहीं ना कहीं अगर आप सेंट्रल को ज्यादा पावर दोगे तो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, वन साइज फिट फॉर ऑल काम नहीं करेगा। स्टेट को ज्यादा पावर दे दोगे तो स्टेट के डिसइंटीग्रेट होने का या सीक्रेट अवे होने का खतरा है। तो स्टेट्स को सेंटर के साथ बाइंड करके रखना, ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टेट ऑटोनॉमी सो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, वाज अ बिग चैलेंज, ठीक है। तो आर्टिकल 200 जो है वो एक इफेक्टिव लिंक बनाता है उसी के अंदर कि भाई स्टेट की ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और ओवर सेंट्रलाइजेशन भी ना हो। समझ में आ रहा है? इट्स इंपॉर्टेंट। दोनों में क्या करता है? लिंक बनाता है। तो ये बता रहा है हाउ टू क्रिएट अ फेडरल सिस्टम दैट रेस्पेक्टेड स्टेट ऑटोनॉमी व्हाइल मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी। स्टेट की ऑटोनॉमी भी नहीं जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? बच्चे को इतनी फ्रीडम दो कि बच्चा खुद से खेले भी, ठीक है, और उतना उस पर ओवरसीन भी रखो कि बाउंड्री से बाहर किडनैप भी नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, सिंपल बात है, यही है कि स्टेट को ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंटल एस्पेक्ट देखे खुद से, है ना। और इतना भी स्टेट को फ्रीडम मत दे दो कि वो खुद से सिकीड़ अवे हो जाए कि भैया हम जा रहे हैं, अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना, है ना, खुद देश से ही अलग हो गए, है ना। किसी भी वजह से बच्चा किडनैप भी हो सकता है और बच्चा खुद से भी भाग सकता है। स्टेट खुद से भी सिकीड़ अवे हो सकता है और स्टेट को कोई नेबरहुड कंट्री ही सिकीड़ अवे करवा सकती है। तो दोनों का ध्यान रखना है ना। ये बैलेंस हमको बनाना था सर और हमने ये बैलेंस बनाया। चेक वॉज नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट ए राइवल पावर सेंटर। ये जो चेक बैलेंस हमने बनाया ना गवर्नर वाला, ये कभी भी इसका इंटेंशन ये नहीं था इस डिजाइन का कि ये राइवल पावर सेंटर बना दे कि दोनों अलग अलग पावर के क्या बन जाए, सेंटर में अलग पार्टी है, इधर अलग पार्टी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो आप उस तरीके से सोचो, ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट, क्या एक्सपेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने? गवर्नर टू एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल्स, है ना। गवर्नर्स रोल इज प्रोटेक्टिव एंड फैसिलिटेटिव, नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव और एडवर्सरी। रिसेंट टाइम में बहुत गवर्नर का ऑफिस न्यूज में आया है आजकल, है ना।
चलिए ठीक है, डिजाइन समझ में आया ना। द ऑफिस एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, नॉट टू फ्रस्ट्रेट डेमोक्रेटिक विल। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने बताया है इसमें ऑब्जर्वेशन में। डन। चलो प्रपोजल प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म प्रपोजल क्या है सर? पॉकेट वीटो की प्रॉब्लम है। पॉकेट वीटो जानते हो ना सर? A practice whereby governors effectively kill legislation not through explicit rejection but through indefinite delay. डायरेक्टली तो नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? लंबे समय तक डिले करते हैं। ठीक है। इरोजन ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस, ये भी हुआ है रिसेंट टाइम में। सजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग? कोडिफाई स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर गवर्नेटोरियल एक्शंस ऑन, गवर्नर जो एक्शन ले उसका टाइम बना दो सर, संविधान में टाइम लिख दो या किसी कानून में लिख दो कि भैया 60 दिन 90 दिन, अच्छा टाइम दे दो ना उसको, 90 दिन दे दो। कॉम्प्लेक्स इश्यू है तो थोड़ा और ज्यादा दे दो। क्लियर कन्वेंशंस प्रॉपरली, सरकारिया कमीशन ने भी बनाया। विद होल्डिंग एसेंट शुड बी रिजर्व फॉर एक्सट्रीम केसेस, बहुत एक्सट्रीम केस हो तो ही विद होल्ड करें, बट कन्वेंशन से बेटर है आप लीगल क्लैरिटी दे दो कि भैया इतने दिन में करना है। इंटरप्रिटेशन की क्लियर गाइडलाइन, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, गवर्नर की भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नर अपने पूरे टेन्योर में लंबे समय से 2-2 साल से बिल पेंडिंग छोड़ के चला गया, उधर काम नहीं हुआ लेजिस्लेशन का, और गवर्नर साहब रिटायर्ड होने के बाद है ना बल्ले पापड़ी खा रहे अपनी मैडम के साथ, और देश का बेड़ा गर्क हो गया उधर। समझ आ रहा है? तो उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी। भाई गवर्नर है, कोई भी होना यार, कोई भी ऑफिस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से बाहर कैसे जा सकता है? नहीं जाना चाहिए। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। आपको पावर कभी भी अनचेक्ड देनी ही नहीं है किसी को, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी अनचेक्ड पावर है, तो अनचेक्ड मत दो ना सर, है ना। क्या पर्पज हो सकता है? आप थोड़ा प्रूडेंस अपना खुद का लगाओ, है ना। डेमोक्रेटिकली पास हो गया है और गवर्नर 1 साल से उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, रीजन क्या है सर? क्या रीजन है? पॉलिटिकल रीजन है? गलत बात है ये, ठीक है। देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। मॉडल आंसर फॉर यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन का इसका ये मेंस के लिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। प्री के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर लिए थोड़ा थोड़ा। हाँ बताओ मुझे बताओ, क्या बोल रहे हो? बोलो। स्नेहा जी, कैन यू हेल्प मी विद दिस? ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। ज्यादा कहाँ होगा, शायरी बोलता ज्यादा होता। हाँ चमक गया, ठीक है। ये ज्यादा थोड़ा मेंस की तरफ ओरिएंटेड आर्टिकल था, है ना। प्री के लिए इसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए कम था, बट है ना। चलो आर्टिकल नंबर 2, स्टेट सीक 50% शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जैसे आप क्लासरूम कोर्स में अच्छे पढ़ के आए हो, ठीक है। किसने पढ़ा इकोनॉमिक्स? कौन पढ़ा इकोनॉमिक्स? उसी से पता चलेगा, ठीक है। नहीं यहाँ जीओएस में काफी अच्छे फैकल्टी है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम है इंडिया में। जो सेंट्रल और स्टेट्स के रेवेन्यू होते हैं, उस रेवेन्यू पार्ट में आप लोगों को पता है कि दोनों के पास टैक्सेशन जाता है सर, जाता है। टैक्स का जितना अमाउंट दोनों के पास जाता है वो अलग अलग होता है। मेजर जो टैक्सेस हैं उसके अंदर 2 बड़े टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में जो जितने बड़े डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके अंदर 3 टैक्स आते हैं, आप जानते हैं। इनकम टैक्स आता है पहला, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, और तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स आता है। ये तीनों टैक्स जो हैं, उन तीनों टैक्स में से इनकम टैक्स एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स स्टेट्स का भी शेयर रहता है कुछ, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स तो आपका पूरा का पूरा किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है, जो पैसा जा रहा है, वो मोस्टली जाता है आपके इनडायरेक्ट टैक्स से, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो एसजीएसटी का पार्ट होता है, स्टेट जीएसटी का, वो जाता है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी का भी एसजीएसटी का पार्ट जो होता है वो स्टेट्स के पास जाता है। बट इसमें भी सेंटर का शेयर है,
मतलब सेंटर के पास ओवरऑल टैक्सेशन में पैसा ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू स्टेट्स, ठीक है। जबकि आप अगर शेड्यूल 7 को देखेंगे, यूनियन, स्टेट और जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, इनको जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। मतलब काम स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, ज्यादा करना है, पैसा उनको ज्यादा चाहिए, पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैसा ज्यादा किसके पास रहा है, सेंटर के पास जा रहा है, ठीक है। और यहीं से एक बहस शुरू होती है, और बहस ये शुरू होती है कि जब फेडरलिज्म है और स्टेट की फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो सेंटर के पास ज्यादा टैक्सेशन भेजकर फिर उसको डिवॉल्व करके स्टेट को देना किस हद तक जस्टिफाइड है। रादर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ज्यादा जो टैक्स है या टैक्स के क्राइटेरिया या टैक्स जो है वो स्टेट के पास ही रहे। सर बात समझ आ रही? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। भारत में ये शुरू से चल रहा है, दोनों के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। स्टेट्स के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमें हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत खर्च करना होता है, और दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट हमारे पास है, वी नीड मोर मनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, वी हैव सो मच लार्जर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिफेंस, ठीक है, हमें डिफेंस देखना होता है, हमें कई सारे लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखने होते हैं, ठीक है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन देखनी होती है, हमें टेलीकम्युनिकेशन देखना होता है। तो जो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एक्सपेंडिचर है वो सेंटर के अंडर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटर कहता है कि हमको कंटिजेंसी, इमरजेंसी सब देखना होता है, डिफेंस देखना होता है, इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी देखनी होती है। सो नो डाउट वी नीड मोर मनी, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा पैसा आता है, तो मेक सेंस। स्टेट कहते हैं कि फंक्शनली हमें ज्यादा काम करना होता है, हमें पैसा ज्यादा चाहिए, और ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के भी थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है कि स्टेट को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। व्हाट इज करंट मैकेनिज्म, होता कैसे है सर डिस्ट्रीब्यूशन? आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक बॉडी बनती है हर 5 साल में, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि वो 2 फॉर्मूले आपको बताता है, और इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो 5 साल तक के लिए यूजुअली लागू रहते हैं सर, ठीक है। अभी रिसेंटली 16वां फाइनेंस कमीशन बना है, डॉक्टर अरविंद पनगारिया उसके क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वो रिपोर्ट पॉसिबली 4 या 5 दिन में आपके सामने आ जाएगी बजट के अंदर, ठीक है। अभी बजट आने वाला है 1 तारीख को, तो 4-5 दिन में फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जा रहा है, उस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज जो है वो स्टेट्स के बीच में क्या होगा, डिवॉल्व होगा, स्टेट को डिवॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज जा रहे हैं तो 100 रुपीज में से कितना रुपया जो है केंद्र सरकार राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो परसेंटेज बताती है। तो एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। अभी करंटली जो ये डिवोल्यूशन चल रहा है वो है 41%, कितना है 41, जो कि 15वें फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था 41। इसका मतलब 100 रुपए अगर केंद्र सरकार के पास ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में आ रहे हैं, तो 100 में से 41 रुपीज जो है वो स्टेट्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 59 वो अपने पास रखती है अपने खर्चे के लिए। ये परसेंटेज पहला तो ये बताता है, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, केंद्र से राज्यों के पास कितना जाएगा। अब ये 41% जो है वो राज्यों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस राज्य को कितना मिलेगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बताती है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले बताने का काम होता है, ये होता है किसका, फाइनेंस कमीशन का, और हर 5 साल में इसको फॉर्म करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंडर। इसका कंपोजिशन भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बाकी सारे टर्म ऑफ रेफरेंस भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है सर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो रिकमेंडेशंस बाउंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। बाउंडिंग नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कंस्ट्रेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो ये है कि अगर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर एक मेमोरेंडम लाना पड़ता है कि क्यों हमने एक्सेप्ट नहीं किया। समझ में आ रहा है? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है, ठीक है। तो इन जनरल कोई भी सिंपल 1 लाइनर में बात आती है तो बाइंडिंग नहीं है सर, ठीक है। बट फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट होती है, प्रेसिडेंट उसको फाइनेंस मिनिस्टर को देता है, फाइनेंस मिनिस्टर फिर बजट के साथ या किसी भी तरीके से उसको
पार्लियामेंट में लेकर आता है सर, पार्लियामेंट में टेबल करता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, ठीक। पार्लियामेंट में टेबल होती है और डिस्कस होती है। अगर गवर्नमेंट उन सारे रिकमेंडेशन को मान रही है तो वेल एंड ओके, बट अगर 4 रिकमेंडेशन माने, एक नहीं माना मान लो, तो गवर्नमेंट को उस पर मेमोरेंडम देना पड़ता है कि क्यों हम इस रिकमेंडेशन को नहीं मान रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में आता है, बस हमारी मतलब इसके पॉपुलर अकाउंटेबिलिटी में आ गया, लोकसभा में आ गया सर, तो बातचीत उस पर हो जाती है, सवाल जवाब उस पर हो जाता है। गेटिंग इट सर? चलिए, तो अभी करंटली जो 16वां फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट दे चुका है, पर उसके अंदर डिवोल्यूशन कितना होगा अभी हमको नहीं पता, पता चल जाएगा सप्ताह भर में, ठीक है। रिसेंट जो बना था 15वां फाइनेंस कमीशन एनके सिंह की अध्यक्षता में, उसके अंदर 41% था सर, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2021 से 2026 तक का था, और ये अभी जो चल रहा है ना 2026 मार्च तक, ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगा वो टाइम ड्यूरेशन 41% वाला, और 1 अप्रैल से जो रिकमेंडेशन लगेंगे वो नए वाले के लगेंगे, ठीक है। पॉसिबली ऐसा न्यूज वगैरह में बताया जा रहा है कि बदलाव होने की संभावना नहीं है, 41 है, 41 ही रहेगा वो, ठीक है। वर्टिकल तो, हॉरिजॉन्टल के अंदर बदलाव की संभावनाएं है। हॉरिजॉन्टल के अंदर अभी 6 क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन, उसका एरिया, उसका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उसका टैक्स एफर्ट, उसका ग्रीन कवर, ठीक है। तो इस तरीके के 6 क्राइटेरियाज हैं। इन 6 क्राइटेरिया के बेस, इनकम डिस्टेंस, छठा इनकम डिस्टेंस, ठीक है। इन 6 क्राइटेरिया के बेस पे हर स्टेट को उस 41% का क्या मिलता है सर? प्रपोर्शन मिलता है। इसी 41% को अभी कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि बढ़ाकर कितना करना चाहिए सर? 50% करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। उड़ीसा इसमें सबसे अग्रणी है। उड़ीसा ने बोला है कि, उड़ीसा ने अपनी कैलकुलेशन करी, उसने बोला हमको इतना इतना पैसा चाहिए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 50% जाना चाहिए सर। तो उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात, ये 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने इक्विवोकली कहा है कि हमें 50% तक जाना चाहिए ओवरऑल सेंटर का। बट ये 50% उनके कहने से जाएगा नहीं, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से आगे भी जा सकती है। 41 फाइनेंस कमीशन बोला, गवर्नमेंट 42 कर सकती है, ठीक है। मैंने कहा ना, बाइंडिंग नहीं है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, बस उनको रीजन बताना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चले, फाइनेंस कमीशन चमक गया आपको, और ये न्यूज आपको चमक गई, ठीक है। तो करंटली इट इज 41, और वो कह रहे कहां ले जाओ? 50 ले जाओ सर। ये 26 से 31 का पीरियड आने वाला है, 5 साल का, इसी के लिए नए रिकमेंडेशन आने वाले। 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल जो है, उसका साइकिल क्या है? 26 से 31 का ही साइकिल है सर, ठीक है। दिस डिमांड ब्रिंग द कॉम्प्लेक्स इश्यू ऑफ द वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन समझ गए ना? केंद्र से नीचे कितना आएगा? 41 वर्टिकल डिवोल्यूशन ही है, ठीक है। हाउ टैक्स रेवेन्यूज आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बैक इनटू द शार्प फोकस। इट रिप्रेजेंट नॉट मेरली a टेक्निकल फिस्कल मैटर बट a फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। आ गया सर फेडरलिज्म, अभी अपने शुरू में ही बात करी कि ये सिर्फ एक टेक्निकल फिस्कल मैटर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मतलब वित्तीय व्यवस्था का मैटर नहीं है, ये मैटर है फेडरलिज्म का, ठीक है सर। हु शुड कंट्रोल रिसोर्सेज? जब राज्य के पास जिम्मेदारी ज्यादा है तो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल सेंटर क्यों कर रहा है? समझ आ रहा है? तो एक क्वेश्चन आता है, एक ट्विस्ट आता है, किनके? सेंट्रल के और स्टेट के बीच में। तो हु शुड कंट्रोल रिसोर्सेज? हाउ शुड द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ द फेडरल सिस्टम इवॉल्व टू मैच द फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू द डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट? समझ गए? तो आपका कितना मतलब बढ़िया लैंग्वेज इसने लिखी है कि हाउ शुड द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ द फेडरल सिस्टम, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ द फेडरल सिस्टम इवॉल्व, कैसे हम फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को क्या करें? इवॉल्व करें टू मैच द फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू द डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक तो वही पैसा, और एक क्या? फंक्शन। तो फंड और फंक्शन दोनों के बीच में कौन है? फंक्शनरीज। तो फंक्शनरीज एक्चुअली लड़ रहे हैं फंड और फंक्शन के लिए, समझ आ रहा है? लड़ फंड के लिए रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, फंक्शन के बेस पे। द टाइमिंग इज सिग्निफिकेंट एज इंडिया अप्रोचेस द फॉर्मेशन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ये बात कब की? फरवरी की बात है, तो उस समय तो फाइनेंस कमीशन तो बन चुका था, उसके रिकमेंडेशन आने वाले थे। स्टेट्स आर इंक्रीजिंगली वोकल अबाउट द फिस्कल स्ट्रेस। स्टेट्स कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कम है। कई बार उस स्ट्रेस की वजह से हम काम नहीं कर पाते, हमारे पास पैसा क्या रहता है? कम रहता है। रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स है सर। रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वैसा है, इनकम टैक्स जाता नहीं हमारे पास,
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जाता नहीं हमारे पास, समझ रहे हैं। और जीएसटी की वजह से भी कई सारे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे उनके पास रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया सर। हुआ, जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना सर, तो जहां पे कंजम्पशन होगा उस स्टेट को टैक्स मिलेगा रादर देन कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो कई सारे ऐसे स्टेट्स जो प्रोड्यूसिंग हब थे उनका जो टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन, टैक्स के अंदर उनका जो क्या था पार्ट था वो कम हो गया ना सर, तो जीएसटी से भी नुकसान हुआ कई सारे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को। तो वो कह रहे भैया फिस्कल स्ट्रेस है हमारे ऊपर, रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ नहीं कर रखा कई सारे टैक्स लगाने के लिए। और पहले जो जीएसटी के, जब जीएसटी नहीं लगा था उसके पहले आय बाय हम कुछ भी टैक्स लगा देते थे, वो आय बाय टैक्स आपने बंद कर दिए है ना, तो उसका भी दुख है, उसका भी क्या है, दुख है, दर्द है। एंड द मिसमैच बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रेवेन्यू रेजिंग पावर। एक्सपेंडिचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, बट रेवेन्यू रेजिंग पावर क्या है, बहुत कम है। मतलब कमाई करने का जरिया क्या है, कम है, और खर्चे बहुत ज्यादा है। ये राज्यों का कंसर्न है कि यार पैसा कमाने को तो दे नहीं रहे हो तुम, हम बोल रहे टैक्स लगाए, तुम कह रहे हो नहीं अलाउड नहीं है ना। वो कह रहे हम ये जीएसटी के अलावा नया टैक्स लगा दे, नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स सारे जीएसटी में रिज्यूम है, तो दूसरा टैक्स लगा के कमा भी नहीं सकते है ना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम कह रहे हो कि नहीं शिक्षा व्यवस्था तुम्ही को सुधारनी है, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। गेटिंग इट, आई होप समझ में आ रहा है। ये भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए टॉपिक है। चले, वेरी नाइस। अंडरस्टैंडिंग शेयर इन द सेंट्रल टैक्स, सॉरी, हिस्टोरिकली क्या चल रहा है सर। आर्टिकल 280 है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 साल में प्रेसिडेंट बनाएगा, 2 चीजें बताएगी, वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखो, आपका जो 13th फाइनेंस कमीशन था सर, ठीक है, 13th फाइनेंस कमीशन, और ये 14th और ये 15th। अभी 15th फाइनेंस कमीशन का साइकिल चल रहा है 2021 से 26 वाला चल रहा है, ये 26 में खत्म हो जाएगा। और यहां पर जो आपकी यहां पर जो आपका परसेंटेज अभी चल रहा है दैट इज योर 41%। ये कितना था 40 और ये कितना था 32%। ये हिस्टोरिकली यहां पे आप देखोगे एक बहुत बड़ा लीप आया था सर। तो 13th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन के बीच में सीधा 10% इंक्रीज हुआ था, 32 से सीधा 42, ठीक है। और 42 से ये वापस कहां आ गया 41 पे आया था। और इसका रीजन ये था 41 पे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया था 2019 में, हुआ था। इस वजह से जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था वो 2 यूटीज में बाइफरकेट हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी हो गया और लद्दाख भी क्या हो गया, यूटी हो गया। यूटी मतलब एक्सपेंडिचर इन हैंड ऑफ सेंट्रल, तो स्टेट को मिलने वाले पैसे को कम कर दिया। तो 42 से कम करके कितना कर दिया 41 के। रीजन भी क्लियर है, ठीक है। अभी 41 है और अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट आने वाली है सर, ठीक है। तो आपको ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन दोनों ही याद होने चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का तो क्वेश्चन आता भी है ना, 2021 या 22 के प्री में आया है, किसी एक में तो आया है, ठीक है, या अभी रिसेंटली भी आया है ना, 24 में भी आया ना शायद, 24 या 25 में भी आया। और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हम पढ़ेंगे अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो, वाई स्टेट्स आर डिमांडिंग 50%, क्यों चाहिए 50%? बिल्कुल सिंपल है, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर बर्डन, सारा वेलफेयर उनको करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो देख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को वो देख रहे हैं, एलिमेंट्री मोस्टली टू यूनिवर्सिटीज, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर वो देख रहे हैं, स्टेट इशू है पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वो देख रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो देख रहे हैं। तो मेजॉरिटी फंक्शन तो स्टेट ही देख रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या होगी, एग्जासर्बेटेड द स्टेट फिस्कल स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दिक्कत हो रही है सर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट एडेप्टेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। मीनवाइल स्टेट्स रेवेन्यू रेजिंग पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली मोर लिमिटेड देन द यूनियन, पैसा कमाने का जरिया उनके पास नहीं है। स्टेट लॉस्ट मेजर रेवेन्यू सोर्सेज, जीएसटी के अंदर वो सारे ये सेल्स टैक्स वगैरह सब खत्म हो गए ना, इन पे पैसा लगा के कमा लेते थे और वो सब हटा दिया आपने। When GST was implemented, this created a structural imbalance. Imbalance आ गया सर,
सेकंड क्या है, फिजिकल स्ट्रेस आफ्टर जीएसटी, रीस्ट्रक्चरिंग इंडियाज टैक्सेशन, ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट फिजिकल ऑटोनॉमी फ्रॉम स्टेट टू द जीएसटी काउंसिल। अब कहां चला गया सारा मामला, टैक्स रेट कौन तय करता है, जीएसटी काउंसिल, है ना। तो पहले स्टेट्स तय करते थे, अभी वहां पे कलेक्टिवली तय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं जा रही चीजें फिजिकली। स्टेट्स वर प्रॉमिस्ड कंपनसेशन। अब आपको पता होगा कि इनिशियली जीएसटी जब लागू हुआ था उस समय कई सारे स्टेट्स जो हैं, स्पेशली जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को नुकसान हुआ रेवेन्यू में। क्यों? एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु अगर एक स्टेट है, जो स्टेट क्या करता है, प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब प्रोड्यूसिंग स्टेट को टैक्स मिलता नहीं है, कौन सा, आईजीएसटी वाला। हमको जीएसटी पढ़ा है, हमने पता है कि जीएसटी में क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अगर कोई वस्तु छत्तीसगढ़ में बन रही है और मध्य प्रदेश में जाके उसकी क्या हो रही है, खपत हो रही है, तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में कोई वस्तु जाती है जिसका मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन अलग अलग है, तो इस पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब मान लो उस वस्तु पे 18% आईजीएसटी लग रहा है, तो 9% सेंट्रल में जाएगा और 9% स्टेट में जाएगा। वस्तु बनी छत्तीसगढ़ में है और उसकी खपत हो रही मध्य प्रदेश में, तो यहां पर दो स्टेट इन्वॉल्व है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये जो 18% में से 9 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, बाकी का 9 रुपए जो एसजीएसटी बना, वो एसजीएसटी इन दोनों में से किसको मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा। जो कंजम्पशन स्टेट होता है उस स्टेट को आईजीएसटी का पार्ट मिलता है, मतलब जिस स्टेट में वस्तु क्या हुई है, कंज्यूम हुई है, सर हुई है। अब बना इसको कौन रहा है, छत्तीसगढ़, पर इसका रियलाइजेशन वहां हो रहा है, तो टैक्स किसको मिला, मध्य प्रदेश को। तो इससे छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस कर रहा है उसको। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसकी चेन वैसी बन रही है, इस वजह से जो स्टेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे उनको नुकसान हुआ, सर हुआ भाई, रेवेन्यू का नुकसान होगा उनको। तो वो सारे स्टेट और भाई इतने साल से अपना प्रोडक्शन बेस बढ़ा रहे हैं, वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे जो है स्टेट्स, वो कह रहे हैं यार हम इतने सालों से प्रोडक्शन बेस बढ़ा रहे हैं, पर जब टैक्स की बारी आई तो पता चला कि उस राज्य को मिलेगा जहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो नुकसानदायक है। और उसका साइकिल वैसा ही था सर, जीएसटी का एक टेक्निकलिटी होता है। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, जीएसटी कंपनसेशन स्कीम लेकर आई। उसमें हुआ कि अगर स्टेट्स का रेवेन्यू 14% से कम हुआ, रेवेन्यू 14% से कम बढ़ा, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, तो जितना डिफरेंस बन रहा होगा वो डिफरेंस एक फंड बनेगा, जीएसटी कंपनसेशन एक फंड बना, उस फंड से उस स्टेट को मिलेगा। 5 साल की ये स्कीम थी, 17 में आई, 22 तक चली ये स्कीम, समझे। तो बाद में एक्सटेंड भी हुई कोविड की वजह से। स्कीम समझ में आई? जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे उनको रेवेन्यू का नुकसान होना था, क्योंकि वहां पे उस स्टेट के अंदर अगर तमिलनाडु में बन रहा है और तमिलनाडु में ही कंजम्पशन हो गया, तो टैक्स तमिलनाडु सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेट में है, अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम स्टेट में है तो दो टैक्स अट्रैक्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र को मिल जाता है, एसजीएसटी राज्य को मिल जाता है। पर जब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग स्टेट में है, तो वहां पे एक थर्ड टैक्स अट्रैक्ट होता है, दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो मान लो तमिलनाडु में कोई वस्तु बनी है और उसका कंजम्पशन महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, और उस पर 18% टैक्स लगता है, तो उस वस्तु पे 18% टैक्स, मतलब 100 रुपए की वस्तु पे 18 रुपए टैक्स, आईजीएसटी अट्रैक्ट होगा सर, है ना, 18 रुपए। आईजीएसटी आधा आधा डिवाइड होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, तो 9 रुपए तो ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या है, हर समय क्या है, चारों उंगलियां घी में, चाहे इंटरस्टेट हो रहा है चाहे इंट्रास्टेट हो रहा है, उनको तो टैक्स मिलना ही है। राज्यों के साथ दिक्कत थी। तो अब जब ये तमिलनाडु में बन के महाराष्ट्र में कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो 18 रुपए है, इस 18 रुपए में से 9 रुपए जाएगा किसको, केंद्र के पास। और ये 9 रुपए, अब दो स्टेट है ना यहाँ पे, एक वो जहां पे बना है और एक वो जहां पे खपत हो रही है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये 9 रुपए उस राज्य को मिलेंगे जिस राज्य में खपत हो रही है, तो महाराष्ट्र को मिलेंगे 9 रुपए, तमिलनाडु को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां पे अल्टीमेटली रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर बाय करता है और वो पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन होती है वो एंड होती है, वहां पे टैक्स रियलाइज होता है। तो अल्टीमेटली द टैक्स विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट इन विच द कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस। तो महाराष्ट्र को मिलेगा, तमिलनाडु को नहीं मिलेगा। तो ये जब स्कीम आई 2017 में, तो जितने स्टेट जो कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन लोगों ने कहा यार कि भैया हम इतने साल से अपना प्रोडक्शन बेस बढ़ा रहे हैं
पर जब टैक्स की बारी आई तो पता चला उस राज्य को टैक्स मिलेगा जिस राज्य में कंजम्पशन हो, तो प्रोडक्शन वालों को नुकसान होगा ना राज्य को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एक उपाय निकाला, उन्होंने बोला हम एक स्कीम चलाते हैं, जीएसटी कंपनसेशन स्कीम। ठीक है, उस स्कीम में उन्होंने ये कहा कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो राइज होगा स्टेट्स का, कैलकुलेशन से लग रहा है 14% एन्युअली। कितना? 14%, 14% राइज होना चाहिए। अगर किसी स्टेट, अगर 14% से ज्यादा आपका रेवेन्यू राइज हो गया सब स्टेट्स का, तो किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। पर अगर किसी स्टेट का रेवेन्यू एक साल में 14% से कम राइज होगा, एग्जांपल के लिए 12% ही राइज हुआ, तो ये 2% का जो डिफरेंस बन रहा है, ये डिफरेंस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी उस स्टेट को। समझ? अगर 14 से ऊपर है तो कुछ नहीं मिलेगा, पर 14 से कम जितना रह गया वो सारा डिफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और इस जीएसटी को, इस एडिशनल कंपनसेशन को देने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया, उसका नाम था जीएसटी कंपनसेशन फंड। इस फंड के अंदर एक नया उन्होंने सेस लगाया, जीएसटी कंपनसेशन सेस। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। और नया जो सेस लगाया, ये लगाया उन्होंने लग्जरी गुड्स पे। लग्जरी गुड्स मतलब जैसे जो बहुत ज्यादा महंगे गुड्स है, ठीक है, उनके ऊपर एक सेस लगा दिया एडिशनल। उस सेस से जितना भी प्रोसीडिंग्स होगा वो सारा प्रोसीड कहां जाएगा सर? उस फंड में जाएगा, और वो उन राज्यों को मिलेगा जिन राज्यों का कंपनसेशन जो है, जिन राज्यों का रेवेन्यू जो है वो शॉर्ट हो जा रहा है। सर समझ आ गया? ये स्कीम थी, ये बंद हो गई स्कीम, अभी बंद हो चुकी है। उसी समय शुरू के 5 साल के लिए स्कीम चलाई थी, कोरोना की वजह से एक्सटेंड भी हुई थी थोड़ी, अभी नहीं चल रही, स्कीम बंद हो गई है। समझ गए? तो इस वजह से ये एक असिमेट्री आई थी सर। ठीक है, तो स्टेट्स का ये भी कंसर्न था कि भैया हमको, अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री ज्यादा है तो हमको उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए वी नीड मोर फंड्स। और उल्टा हो जा रहा है कि हमें फंड्स कम मिल रहे हैं, उसको ज्यादा फंड मिल रहे हैं जहां पे इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये मिसमैच भी आ रहा था। They can no longer impose higher tax on luxury goods or adjust rate based on local priority. All such decisions now require GST Council consensus. पहले वो खुद से कर लेते थे चीजें स्टेट्स, पर अब उनके पास कुछ रहा नहीं ना। उनके पास अगर उनको गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगाना है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रपोज कर सकते हैं वहां पे कि भैया ये लगा दो, है ना? और वो जीएसटी काउंसिल जो करेगी वही होगा। जीएसटी काउंसिल जानते हैं 269A के अंडर क्या है सर? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अंदर कौन? सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सारे स्टेट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का से 1/3 होता है और 2/3 से किसका होता है? स्टेट्स का होता है। और काउंसिल का डिसीजन जो होता है वो 3/4 मेजोरिटी से होता है। इसका भी ध्यान रखेंगे ये, ठीक है? क्लासरूम कोर्स में पढ़ेंगे ये चीजें हम सारी। तो स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी क्या हो गई? चली गई। ये दुखद है सर, राज्यों के लिए क्या है? दुखद है। राइज ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब पूरा खर्चा केंद्र ही कर रहा है, ठीक है? एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है ना कि स्प्लिट होता है बजट, ठीक है? और यूजुअली 60-40 का बजट रहता है। 60-40 मतलब 60 रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी केंद्र और 40 रुपए राज्य खर्च करेगा। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए 90:10 रहता है यूजुअली। ये डिपेंड करता है ना, हर स्कीम में अलग अलग हो सकता है। ये एक जनरल ट्रेंड है 60-40 और 90-10 का। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि 60-40 लगा देते हैं, पर अल्टीमेटली 40 स्टेट को देना ही है ना। और इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को किसको करना होता है? स्टेट्स को करना होता है। तो उसके लिए उसको और एडिशनल एफर्ट लगानी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन लगाना पड़ता है, खर्चा उसका और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है सर। तो दैट इज ऑल्सो नॉट। और कंटिन्यूसली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या हो रही है? बढ़ रही है सर। तो वो भी उसका एक कंसर्न है। दीज इंक्लूड मेजर प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पूरी केंद्र सरकार का पैसा नहीं है इसमें, राज्य का भी है। 60-40 यूजुअली। जल जीवन मिशन एंड डजन्स ऑफ अदर्स। और उसमें वो भी हो जाता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप बढ़ा देते हो, और अब आपने बढ़ा दी स्कीम और राज्य ने अडॉप्ट कर ली, तो राज्य को खर्चा तो करना पड़ेगा ना उसके अंदर, है ना? तो खर्चा तो करना ही है। फिर राज्य कहेगा यार पैसा तो दे नहीं रहे हो यार तुम। हाँ यार, मतलब पैसा का तुम कर नहीं रहे हो, कुछ काम करो काम करो, ऐसे नहीं होता है। वाई सीएसएस ब्रिंग रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आएगी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फंड्स तो आएंगे आपके पास दोनों तरीके से। एक तो क्या, फाइनेंस कमीशन भी सारी चीजें कंसीडर करके फंडिंग उसकी करता है, पहला। दूसरा ये है कि जो 60% पैसा आ रहा है
इम्प्लीमेंटेशन स्टेट कर रहा है तो सेंट्रल से फंड तो स्टेट के पास आ ही रहा है, पर उसी प्रपोर्शन में उसको भी तो अपना फंड डालना ही है ना सर, है ना। फिर करप्शन और वो तो खैर अलग बात है, ठीक है, वो सब बातें नहीं करनी है, यूपीएससी क्लास चल रही है, राजनीति की बातें नहीं करेगा वो, मैंने छोड़ दी राजनीति की बातें, समझ रहे हो। हाँ अभी इसी मोमेंट से छोड़ दी मैंने, राजनीति में खतरा है। हाँ और क्या, पता ही नहीं चलता यार, लोग जाते हैं, लोगों की खबर आती, लोग नहीं आते वापस। हाँ मैं रोज घर जाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी धर्म पत्नी को देखता हूँ, अभी तो मेरे पिताजी भी आए हुए हैं, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, फिर बोलते ये देव मानुष है यार, है ना, अच्छा लगेगा कि इसका पुत्र गया वापस नहीं आया। राजनीति की बातें करता, मेरे पिताजी सदैव कहते हैं राजनीति से दूर रहो, मैंने कहा मेरा पीएचडी राजनीति में चल रहा है, कैसे दूर रहूं। ठीक है ना, कभी कभी लगता है आप अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को ज्यादा बेहतर समझते हो ना, आप अलग नहीं कर सकते ना राजनीति से। आप सब लोग आज अपने आप को राजनीति से अलग कर सकते हो क्या? एक व्यक्ति जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है ना, वो पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रख सकता है, रख सकता है। आप लोग रख सकते हो अपने आप को राजनीति से अलग? नहीं रख सकते। आप तो अभिन्न अंग बनने वाले हो राजनीति का, नहीं बनने वाले। कल को आईएएस बनने वाले हो सारे लोग, आप तो अभिन्न अंग बनोगे इसका। आपको तो पता होना चाहिए राजनीति। अब राजनीति की तकलीफ पता है क्या है? राजनीति तब तक बहुत अच्छी लगती है जब तक वो समझ नहीं आती। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ठीक है। राजनीति बहुत तकलीफदायी हो जाती है जब समझ आने लगती है, और तकलीफ उसकी ये है कि समझ आने लगती है तो और सब अच्छा चल रहा होता है तो अच्छा लगे ना, और जैसे समझ आती है पता चल रहा है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर ज्यादा दुख होता है कि यार ये सब गलत ही चल रहा है ना। तो ठीक है, अब हमने तो अपना जीवन दे दिया आधा, इसमें आधा बचा है। 60 साल से ज्यादा क्या ही जीता है आजकल आदमी, है ना। तो आधा दे दिया, आधा बचा है, और इसी में जीना है। अब तो चेंज नहीं कर सकते कि कहीं चले जाएं कॉर्पोरेट में जॉब करने, नहीं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? राजनीति पे सबसे ज्यादा बात वो लोग करते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, ढेला नहीं आता समझ में। हाँ, कुछ नहीं आता, ठीक है, पर समझ रहे हो। और आजकल देखो ना बातें कैसी कैसी चल रही है। अभी जैसे वो एक मैं देख रहा था, नहीं नहीं राजनीति की बात नहीं करनी है, अभी बोला था इधर आओ, फोकस यूपीएससी नहीं। डोंट प्रोवोक मी, ओके, डोंट प्रोवोक मी, ओके। हाँ, आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी, नो नो नो। हाँ, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, ओके, शांति से जाना है घर। हाँ, रिड्यूसेस स्टेट फिस्कल ऑटोनॉमी, ये पता चल गया हमको, ब्ला ब्ला ब्ला। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आर्ग्यूमेंट, फंक्शनल्स विदाउट फंड्स, है ना, काम करना है पर पैसा नहीं है, समझ रहे हो। फंक्शंस विदाउट फंड्स और अनफंडेड मैंडेट्स, अनफंडेड मैंडेट, समझ रहे हो। वो एक दोस्त नहीं होता है जो आता है, भाई देख ये कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, कर लेना, है ना। अक्षय कुमार, देख अक्षय कुमार, हेरा फेरी देखी, हेरा फेरी, हेरा फेरी में वो अपनी फर्स्ट वाली हेरा फेरी की बात कर रहा हूँ, है ना, जो अपनी माँ को एक बिल्डिंग में लेके जाता है, वो अक्षय कुमार बोलता है यहाँ माँ देखो ऑफिस बनेगा, है ना। उस समय वो जिस टैक्सी से उतरता है बोलता है भाड़ा, तो वो सबको बताया इसको दे, इसको 50 रुपया काट, ओवर एक्टिंग का वो सीन याद है उसमें। वो पैसा किसी को दे नहीं रहा होता है, वो एक से दूसरे को दिला रहा होता है कि बाद में एडजस्ट करते हैं, सर। तो मतलब काम करवाना है पर पैसा देना नहीं है। तो राज्यों की हालत थोड़ी थोड़ी क्या है, वैसी है। पैसा मिलता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। फिर राजनीति की बात नहीं करनी। मोस्ट गवर्नेंस फंक्शन टू स्टेट, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ये तो पता है। टीम इंडिया बनाओगे कैसे? टीम इंडिया बनाओगे कैसे जब गंभीर और विराट कोहली में ही अनबन है, वो दोनों दिल्ली के ही। यूनियन गवर्नमेंट कंसर्न, लास्ट पढ़ लो फिर छोड़ते। गवर्नमेंट क्या कह रही, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही कि उन्हें भी सुनो। लेजिटिमेट यूनियन रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी हमारे पास है। 15-20% पैसा जो यूनियन एक्सपेंडिचर का है तो इसी पे खर्च हो जाता है ना। आर्म फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्हीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। भाई हमारा भी तो एक था टाइगर, कहीं ना किसी देश में एजेंट बन के बैठा है, बैठा है ना। उसको पैसा नहीं भेजना पड़ेगा। उसको पैसा भेजना पड़ता है, रॉ को पैसा भेजना पड़ता है, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी को पैसा भेजना पड़ता है। तुमको क्या लगता है एक था टाइगर होगा कहीं हमारा? सारी जगह इंटेलिजेंस एजेंसी है, बिल्कुल पैसा चाहिए उनको, है ना। पर वैसा सिचुएशन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कटरीना कैफ आएगी पाकिस्तान से, सैयारा वो सैयारा, ऐसा नहीं होता है ना। अगर कटरीना कैफ आई पाकिस्तान से ना, समझ रहे हो, तुम विक्की कौशल नहीं बन पाओगे, समझ रहे हो। ओम नमः शिवाय। स्पाइस की जो रियल लाइफ होती है ना, बहुत अलग होती है। फिल्मों ने बहुत ना वो कर दिया है एकदम, क्या बोलते हैं इसको, एग्जैजरेट तो ठीक है, एकदम फैंटेसी क्रिएट हो जाती है ना कि यार मैं भी काश स्पाई होता। और खास तौर पे वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज देख के, हर मूवी में जेम्स बॉन्ड मतलब कम से कम 3 से 4 गर्ल्स तो उससे इंप्रेस हो ही जाती है। और हॉलीवुड मूवीज आफ्टर इंप्रेशन they don't stay at the impression only. The point is कि स्पाइस की लाइफ अलग होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी पैसा खर्च होता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे, इन सब पे पैसा ज्यादा खर्च होता है सर। तो सेंट्रल बोलता है यार मेरे पास भी पैसा नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं, पैसे मांगते रहते तुम जब देखो तो। और क्या, नेशनल डेट, देश के ऊपर जो कर्जा है उस पर मैं चुका रहा हूं इंटरेस्ट, है ना, समझ रहे हो। नेशनल इमरजेंसी में मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, है ना। वो स्टेट को कहता है तुम मेरी वजह से जिंदा हो, तुम्हें वो दिखता नहीं मेरा कंट्रीब्यूशन, है ना। तुम कहते हो पैसा दो पैसा दो, हम पैसे नहीं देते। स्ट्रक्चरल फिजिकल चैलेंजेस, सेस सरचार्ज, पर्पस टैक्स, ब्ला ब्ला, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट, इसमें सब पैसा खर्च कर ही रहे, ठीक है। ध्यान से सुनो, यूनियन ऑल्सो रन्स न्यूमरस सेंट्रल वेलफेयर स्कीम, केंद्र की भी वेलफेयर स्कीम चलती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, फूड सब्सिडी जा रही ना, एमएसपी वाली, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सबसे ज्यादा भैया करीब 2-2.5 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी, करीब 1.70 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी, है ना। पूरे राज्यों का बजट नहीं होता है, देश का बजट नहीं होता है कई सारे का, इतना तो भारत में सब्सिडी है बस। अदर प्रोग्राम्स दैट बाईपास स्टेट गवर्नमेंट बट सर्व देयर पॉपुलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है ये नहीं दिख रहा तुमको, ये फूड सब्सिडी मैं दे रहा हूं, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी मैं दे रहा हूं, वो नहीं दिख रहा, है ना। चलो मैं इन दोनों को बंद कर देता हूं, फिर एक्स्ट्रा फंड दे देता हूं। स्टेट बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, ये तो देना पड़ेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा दो। तो ये कह रहा है भैया बाईपास स्टेट गवर्नमेंट, अलग से दे रहा हूं ना। The union argues that these schemes should be counted as effective transfer to state population. तुम इसको ट्रांसफर ही कंसिडर करो ना। सेंटर बोल रहा है कि ये जो मैं दे रहा हूं फर्टिलाइजर सब्सिडी, मैं अपने स्तर पे दे रहा हूं, मैं इन सबको बंद करके तुम्हें फंड दूंगा, इससे बेटर है ये चल रहा है तो तुम इसको ट्रांसफर ही कंसिडर करो। पर स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, तुम हमें दो, हम करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार, मतलब सॉरी ऐसा नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। पर पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, प्रोजेक्ट आएगा तब ना पैसा निकलेगा उसमें से, समझा है। नया रायपुर में बनी हुई सड़कों को तोड़ के वापस बना रहे हैं, तो रायपुर का सड़क नहीं बन रही उनसे, तो बनाना चाहिए ना। अभी देखा ना एक वीडियो, नया रायपुर की तरफ बनी हुई सड़क को उससे तोड़ रहे हैं, किससे, क्या होता है वो, जेसीबी, यस, सिंगल साइडेड क्रैंक मैकेनिज्म, उससे तोड़ रहे हैं उसको, वो तोड़ के वापस बना रहे हैं, उस पर नहीं बनी हुई बिल्कुल एकदम रापचिक रोड है, उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल, नो कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्स परसेंटेज, संविधान ने नहीं बता रखा। इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, बदल रहा है समय के साथ। इट्स अबाउट सोल ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, दैट्स इट। वर्टिकल डिवोल्यूशन आपको पता है, हॉरिजॉन्टल पता है, फिस्कल फेडरलिज्म पता है ना क्या होता है, ये फिस्कल फेडरलिज्म ही है जो पढ़ रहे हैं अपन। फाइनेंस कमीशन पता है आपको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पता है, स्टेट और सेंटर कोऑपरेट करते हैं, स्टेट्स आल्सो कोऑपरेट करते हैं। यूनाइट, अनटाइट फंड वर्सेस टाइट फंड। अनटाइट फंड का मतलब क्या, अरे रुक जाओ, बैग पैक ऐसे कर रहे हो, भूखे बैठे हो, खाना नहीं मिलेगा घर पे, कब ये आदमी बंद करे बोलना, एक एक शब्द चुभ रहा है, सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं, है ना, बंद करके बैठे एकदम। स्कूल की याद आ गई मेरे को, स्कूल में होता था 9th पीरियड लास्ट वाला, है ना, उसमें वेट करो तो घंटी बजे मैं भागू, मैं पर वो टीचर हूं जो रोल नंबर से छोड़ूंगा। सबके स्कूल में हुआ है वो टीचर, है रोल नंबर से छोड़ता था, नहीं तो गर्ल्स को पहले छोड़ेंगे, उनको भूख, उनको ज्यादा भूख लगती है, ये थोड़ी होता है, ये जेंडर इक्वालिटी, मुझे भी ज्यादा भूख लगती है, हमें छोड़ो। अनटाइट फंड और टाइट फंड, टाइट फंड का क्या मतलब है, जहां सेंट्रल ने बोला वही खर्च करना, अनटाइट का मतलब है दे दिया जहां मर्जी खर्च करो, है ना।
देते पापा 100 रुपए देते हैं, ये 20 रुपए इसके लिए, 20 रुपए उसके लिए, ये टाइट फंड है, वही खर्च करना। 100 रुपए दे दीजिए, जहां मर्जी हो जहां खर्च करना, अनटाइट फंड है। फंक्शन विदाउट फंड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में हमको पता चल गया। ये मेंस का एक आंसर है, ठीक है। यहां से अपन लोग कल करेंगे आर्टिकल 371 से, ठीक है। चलिए, यस हो चुका है।